गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ कॉमन एरर्स की बात करेंगे। ये जो कॉमन एरर्स होंगे ये आर्टिकल पर आधारित कॉमन एरर्स होंगे। देखिए, अगर किसी टॉपिक पर कमांड करना है तो आप उसके प्रॉब्लम से गुजरे, ठीक है ना। आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम बनाएंगे आपका उस टॉपिक पर पकड़ उतना ही होगा। नियम और कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने के बजाय आप क्वेश्चन से बार बार गुजरेंगे तो वो नियम और कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रहेंगे। दिमाग में नियम और कॉन्सेप्ट लंबे समय तक नहीं रहते हैं। अगर इनको लंबे समय तक बनाना है तो आपको इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को बनाना होगा। तो आज का हमारा इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आर्टिकल से जुड़े हुए कॉमन एरर्स की बात करने जा रहे हैं। ये कॉमन एरर्स पिछले किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं। इसका मतलब है कि जो भी इसमें कॉमन एरर्स मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर्स के कॉमन एरर्स होंगे। उसमें कोई भी कॉमन एरर्स काल्पनिक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन कॉमन एरर्स पर जाने के लिए सबसे पहले आप जो है इसके पहले कॉमन एरर्स पर आप जाएं, इसके पहले आप आर्टिकल्स के जितने भी इस चैनल पर वीडियोस हैं एक बार आप उनको बढ़िया से देख ले, समझ ले, और तभी जाकर के आप इन प्रॉब्लम को बनाने की कोशिश करें। आप इस वीडियो पर डायरेक्ट जाने के बजाय पहले आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक प्राप्त होगा, आप उस लिंक पर जाएं। इसके लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचेंगे। आप वहां पर आपको एक पीडीएफ मिलेगा और पीडीएफ में जो सवाल मतलब उसमें 35 सवालों का एक चार्ट है, एक क्वेश्चनर है 35 सवालों का। पहले आप उन सवालों को एक बार बना ले। आपने जहां से जिस संसाधन से आपने आर्टिकल्स के रूल्स को पढ़ा है आप उनको चेक करने के लिए एक बार इन सवालों को बना ले। ये सभी सवाल आपको प्रीवियस ईयर्स के सवाल हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं। तो इससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। इसके बाद ही आप वीडियो को देख करके आप अपने आंसर को एनालिसिस करें कि आपका आंसर कितना सही है और कहां गलत है तो क्यों गलत है। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, सवाल 1 क्या कर रहा है कि आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर, यानी कि सच्चाई जानने के बाद ही, ठीक है ना, उन्होंने इस मामले पर सही डिसीजन लिया। देखिए, आपको इस चैनल पर जो वीडियोस अवेलेबल हैं आर्टिकल्स के, उसमें एक बात बताया गया है कि कुछ इस प्रकार के नाउन हैं जिनके साथ द जरूर और जरूर रहता है। वो चाहे नाउन वाक्य के शुरू में आए अथवा बीच में आए अथवा अंत में आए। वैसे नाउन में आपको बताया गया है ट्रूथ, मीडिया, प्रेस और इस तरह के और भी कई नाउनों की चर्चा किया गया है जो कि कभी भी आएंगे तो द के साथ आएंगे। मतलब अगर हम ट्रूथ का इस्तेमाल करते हैं, मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, प्रेस का इस्तेमाल करते हैं किसी वाक्य में तो आमतौर पर इनके साथ द लगा हुआ रहता है। इसका मतलब है कि हमारे जो क्वेश्चन में जो ट्रूथ का इस्तेमाल होगा वो द के साथ होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर पार्ट ए में ट्रूथ के बजाय द ट्रूथ होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 1 का राइट आंसर ए होगा। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, आई कांट डू द 4th and 5th क्वेश्चंस बट आई हैव डन ऑल द अदर्स। इसका मतलब ये हुआ कि मैं चौथा और 5वां प्रश्न नहीं कर सकता हूं, बाकी मैंने कर लिया है। ओके, चलिए देखिए बच्चों, आपको एक बात बताया गया है ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर के बारे में क्या कहा गया है? ऑर्डिनल नंबर के बारे में कहा गया है कि अगर कोई ऑर्डिनल नंबर अगर एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है हम उसके साथ द लगाते हैं। अब ऑर्डिनल नंबर क्या होता है वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखिए, जो क्रम की संख्या होती है, क्रम जिस क्रम का बोध होता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ये सभी क्रम को दिखलाते हैं। तो ये जो 1st, 2nd, जो 3rd, 4th, 5th, 6th है ना, ये ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। और कार्डिनल नंबर क्या होता है ना, ये गिनती की संख्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये कार्डिनल नंबर है। तो बात यहां पर ऑर्डिनल नंबर की हो रही है, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग यदि हम एडजेक्टिव के तौर पर करते हैं हम उसके साथ द लगाते हैं। अब क्वेश्चन की ओर लौटते हैं हम। देखिए, 4th क्या है? एक ऑर्डिनल नंबर है। कैसे पता चला ऑर्डिनल नंबर है? क्योंकि इसके साथ आगे क्वेश्चन से जोड़ा गया है। तो 4th के साथ यदि द लगा है तो इसी प्रकार 5th के साथ भी द का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। 5th के साथ द नहीं है, वहां पर द होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम इस सेंटेंस में जो करेक्शन कर रहे हैं वो पार्ट बी में कर रहे हैं। हमारा 2nd का राइट आंसर जो होगा वो बी होना चाहिए। ओके, चलिए 3rd की ओर हम लोग मूव करते हैं। सवाल नंबर 3rd को देखते हैं।
कर रहा है क्या कि द ग्लास डॉल्स आर अरेंज्ड ऑन सेकेंड रैक ऑफ द शोकेस, यानी कि शोकेस के दूसरे रैक पर, दूसरा जो तह है उस पर ग्लास डॉल अरेंज किया गया है। देखिए अभी जस्ट मैं बात कर रहा था ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जब एडजेक्टिव होते हैं हम इनके साथ द लगाते हैं। अब ऑर्डिनल नंबर कैसे पता चले कि एडजेक्टिव होंगे? अब इनके बाद नाउन आएगा। देखिए सेकंड के बाद ना, आप सवाल को अगर आप देख रहे हैं गौर से, तो सेकंड के बाद ना रैक है, सेकंड रैक, ठीक है ना। अब सेकंड के बाद ना नाउन आया है, इसका मतलब है कि सेकंड का प्रयोग मैंने एडजेक्टिव के रूप में किया है और इसके साथ द लगना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 के भांति क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर जो होगा वो पार्ट बी होना चाहिए। सेकंड के पहले द का प्रयोग होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर देखते हैं। कह रहा है क्या? ए फर्स्ट यूरोपियन सेलर हु केम टू इंडिया वाज वास्को ड गामा। ठीक इसी रूल के, जो ऑर्डिनल नंबर वाला जो रूल है उसी रूल पर ये भी सवाल आधारित है। फर्स्ट क्या है? एक ऑर्डिनल नंबर है, उसके बाद एक सेलर नाउन का चर्चा किया गया है। इसका मतलब है कि फर्स्ट के साथ ए के बजाय द का प्रयोग होना चाहिए। 4 का आंसर जो होगा वो ए होगा। 4 का राइट आंसर जो निकलेगा वो ए निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। कह रहा है क्या? डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डिसोलेट। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि एकमात्र मोहन का एकमात्र सन था, जिसके मृत्यु के बाद उसके मृत्यु ने मोहन को क्या बना दिया? उदास बना दिया, निराश कर दिया। डिसोलेट मतलब उदास, निराश। ठीक है, चलिए देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल का एक बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट, आप इसको समझिए, सुपर एक रूल है। वो रूल क्या कहता है कि जब दो नाउन, ध्यान से इसको एक बार देखा जाए, ठीक है ना, जब दो नाउन ऑफ से कनेक्ट हो, ऑफ के जगह पर कोई और प्रीपोजिशन आ सकता है, ज्यादातर ऑफ ही आता है, ठीक है, तो फर्स्ट नाउन के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट नाउन के साथ द का प्रयोग होना चाहिए। हम यहाँ क्या देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि डेथ एक नाउन, चलिए इसके बाद ऑफ और सन जो है एक दूसरा नाउन का मेंशन किया गया है। ओके, अब दो नाउन है, ठीक है, ऑफ से जोड़े गए हैं, फर्स्ट नाउन के साथ द का प्रयोग होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा 5 का राइट आंसर ए होने वाला है। 5 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए नंबर 6 की ओर देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक इसी प्रकार, इसी रूल पर 6 क्वेश्चन आधारित है। क्या कहता है? महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स। सभी फ्यूचर प्रॉब्लम्स का निवारण महात्मा गांधी ने नहीं किया, चलिए, बट ही डिड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ऑन एज। उन्होंने अपने युग, उनके युग में जो समस्याएं थे उसका निवारण, उसका हल महात्मा गांधी ने किया। देखिए प्रॉब्लम ऑफ हिज ऑन एज, प्रॉब्लम एक नाउन, चलिए ऑफ इसमें कनेक्ट है और इसके बाद आगे चल के एज यहां दिया गया है। प्रॉब्लम ऑफ हिज ऑन एज, दो नाउन है, ऑफ से कनेक्ट है, फर्स्ट नाउन के साथ द का प्रयोग होना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है कि हमारा राइट आंसर सी होना चाहिए। नहीं, 6 का राइट आंसर सी होना चाहिए। जहां पर आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है वहां पर द लगना चाहिए। आते हैं नंबर 7 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। फिर इसी रूल पर ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आधारित है। ये मैं जैसे अभी बताया हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसको आप सुपर रूल का भी दर्जा दे सकते हैं। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के पहले वाले नाउन के साथ द लगना चाहिए। चलिए कह रहा है क्या सवाल? इन वर्ल्ड ऑफ आवर्स वन हैज टू कम्पीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यानी कि हमारे जो दुनिया है, आज का हमारा जो दुनिया है, लगभग हर चीज के लिए आपको टक्कर देना है, प्रतिस्पर्धा करना है। नाउन प्लस और प्लस नाउन, इस आधार पर बात करें तो वर्ल्ड के साथ द का प्रयोग होना चाहिए। 7 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए नंबर 8 की ओर आते हैं, देखते हैं नंबर 8 क्या कह रहा है। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 हेमिस्फीयर्स। इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को ना दो भागों में बांटता है, दो गोलार्धों में बांटता है, 2 हेमिस्फीयर्स में बांटता है। चलिए इसको थोड़ा सा समझा जाए। अब आपको क्या इसमें आर्टिकल के जो कॉन्सेप्ट वाले जो वीडियोस है उसमें क्या बताया गया है? दुनिया में जो चीज यूनिक हो, ठीक है, जो चीज यूनिक हो उसके साथ हम द लगाते हैं, जो चीज अकेला हो उसके साथ हम द लगाते। इक्वेटर दुनिया में बस एक ही है,
ठीक है ना। अब इक्वेटर सिंगल है, यूनिक है, अब इसके साथ द का प्रयोग होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा 8 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 8 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। कर रहा है क्या, मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स। देखिए आप किसी चीज के बारे में जितना सोचेंगे चीज उतना खराब होगा। बच्चों आपको पिछले वीडियोस में जो इसके कॉन्सेप्ट के वीडियोस हैं उसमें बताया गया है कि कॉम्परेटिव के साथ जो कॉम्परेटिव एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। द का प्रयोग सिर्फ 2 ही मामलों में होता है। ये सारी बातें उन वीडियोस में डिटेल रूप से बताया गया है, मैं केवल आपको संक्षेप में बता रहा हूं, ठीक है। तो द का प्रयोग सिर्फ 2 ही मामलों में होता है। एक मामला जब पैरेलल चेंज हो और दूसरा मामला जब हम किसी चीज की तुलना ऑफ द टू से करते हो। ओके चलिए, अब पैरेलल चेंज में क्या होता है कि 2 चीज है। जैसे पैरेलल में क्या होता है ना, 2 चीज होता है, एक के बढ़ने से दूसरा भी घटेगा चाहे दूसरा बढ़ेगा, है ना। हो सकता है कि पॉजिटिव हो या हो सकता है कि निगेटिव हो सकता है कि ये बढ़ रहा हो तो हो सकता है ये घट रहा हो, या हो सकता है कि दोनों एक साथ बढ़े। तो ये पैरेलल चेंज है, ठीक है ना। पैरेलल चेंज की अवस्था में कॉम्परेटिव के साथ द लगाते हैं। अब सवाल कर रहा है क्या कि आप इसके बारे में जितना सोचेंगे ये उतना खराब हो जाएगा, थोड़ा सोचेंगे थोड़ा खराब होगा, बहुत सोचेंगे बहुत खराब होगा। इसका मतलब है कि मोर के साथ द का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। कॉम्परेटिव में हम द का प्रयोग तभी करते हैं जब बात पैरेलल चेंज का हो, और ये जो क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा है वो पैरेलल चेंज पर आधारित सवाल है। इसका मतलब कि राइट आंसर 9 का राइट आंसर ए होना चाहिए। चलिए हम लोग नंबर 10 की ओर आगे देखते हैं कि नंबर 10 सवाल क्या कर रहा है। कर क्या, इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। अभी मैंने बात किया है कि कॉम्परेटिव के साथ द नहीं, ठीक है ना। 2 मामलों को छोड़कर कॉम्परेटिव के साथ द नहीं। या इस वाक्य में ना तो पैरेलल चेंज है और ना ही ऑफ द टू है। इसका मतलब है कि मोर के साथ द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। राइट आंसर 10 का राइट आंसर बी होगा। चलिए नंबर 11 की ओर देखते हैं। नंबर 11 क्या है, सवाल कर रहा है। करे क्या, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज बेस्ट सोल्जर्स आवर मिलिट्री स्कूल हैज एवर प्रोड्यूस्ड। देखिए अब इसमें क्या होना चाहिए ना कि जो बेस्ट के साथ इसमें द का प्रयोग होना चाहिए। सुपरलेटिव के साथ क्या हम लोगों ने पढ़ाई किया है, सुपरलेटिव के साथ द का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और यह बेस्ट एक सुपरलेटिव है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है, आप ऐसे समझिए। कॉम्परेटिव के साथ द नहीं लेकिन सुपरलेटिव के साथ द। हाँ सुपरलेटिव के साथ भी कभी द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वो कुछ खास मामले हैं, अभी हमें उतना डीपर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ये डिग्री से संबंधित 2 इंपॉर्टेंट रूल से अक्सर सवाल आते हैं जब बात कॉम्परेटिव की होती है, ठीक है ना। तो आमतौर पर कॉम्परेटिव के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। कॉम्परेटिव के साथ द का प्रयोग नहीं होता है 2 मामलों को छोड़ करके, लेकिन सुपरलेटिव के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। ओके, सुपरलेटिव के साथ द का प्रयोग होता है। बेस्ट जो एक सुपरलेटिव है और इसके साथ द का प्रयोग होना चाहिए। इसका मतलब है कि 11 का आंसर जो होगा हमारा बी होना चाहिए। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए कह रहे कि टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। चाय जो मैं पी रहा हूं गर्म है। देखिए ये समझिए कि ये जो रूल अभी जो मैं जिस पर बात करने जा रहा हूं ना, ये पूरे आर्टिकल का एक निचोड़ है। अगर कहिए कि सर हमको आप 5 ही रूल बताइए आर्टिकल से संबंधित, तो इसमें इस रूल का चर्चा करना जरूरी होगा। चलिए रूल क्या कहता है कि हम किसी भी नाउन के साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं, वो चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो या अनकाउंटेबल हो। ओके चलिए देखिए मामला 2 होते हैं, 2 रेफरेंस होते हैं। ये सारी बातें आर्टिकल के वीडियोस में आपको प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको बनाने से पहले मैं आपसे सजेस्ट यही करूंगा कि आप उन पहले रूल्स को समझ लें, इसके बाद इसको आप देखें। चलिए तो मामला जब पर्टिकुलर होगा, जब कोई नाउन का प्रयोग पर्टिकुलर सेंस में हम करते हैं तो उसके साथ द का प्रयोग होता है। पर्टिकुलर मामलों में द का साथ लगता है, ठीक है ना। और जनरल मामलों में द के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि जब किसी नाउन का चर्चा पर्टिकुलर सेंस में हो तो द लगेगा। करे क्या कि जो चाय में पी रहा हूं गर्म है, यानी कि कोई खास चाय के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर टी के साथ द का प्रयोग होना चाहिए। इसका मतलब है कि 12 का राइट आंसर हमारा ए होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि वी वेंट विथ गुप्तास, ठीक है ना, टू ए मूवी कॉल्ड दीवार। यानी कि दीवार नामक फिल्म देखने के लिए हम लोग गुप्तास के साथ हम लोग गए, मूवी देखने गए।
चलिए देखिए, आपको बताया गया है, अगर आप पढ़ेंगे उन सारे रूल्स को तो उसमें मिलेगा कि प्लुरल सरनेम, गुप्ता क्या है, सरनेम है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, प्लुरल फॉर्म में है। तो जब हम किसी सरनेम का प्रयोग जब प्लुरल फॉर्म में करते हैं, उसमें से लगा हुआ रहेगा, जैसे गुप्तास, जैसे वर्मास, ये सब क्या है, ये सब सरनेम है, जैसे शर्माज, और इस तरह के अनगिनत सरनेम हो सकते हैं। ओके, हम इनके साथ इनके पूरे परिवार को दिखलाने के लिए, गुप्ता परिवार, शर्मा परिवार, वर्मा परिवार, ओके, इनको परिवार के रूप में दिखलाने के लिए इनके साथ द लगाना पड़ता है। तो सवाल क्या कर रहा है कि हम लोग गुप्तास के साथ गए, मतलब गुप्ता परिवार के साथ गए, तो परिवार को दिखलाने के लिए द का प्रयोग जरूरी है। इसका मतलब है कि हमारा जो गुप्तास जो आप देख रहे हैं सरनेम, प्लुरल सरनेम, उसके साथ द का प्रयोग होना चाहिए। ये प्लुरल सरनेम के साथ द लगने से क्या चीज का बोध होता है, द होल फैमिली, ठीक है ना, इससे पूरे परिवार का बोध होता है। चलिए, तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर जो 13 का राइट आंसर बी होना चाहिए। गुप्तास जो आप देख रहे हैं उसके साथ द होना चाहिए, द गुप्तास। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। देखिए, शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, और आमतौर पर रूल क्या कहता है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि कोई नाउन चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि कोई प्रॉपर नाउन यदि कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शेक्सपियर आ जाए, आइंस्टीन आ जाए, मिल्टन आ जाए, महात्मा गांधी आ जाए, और हजारों इस तरह के प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। तो प्रॉपर नाउन चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कुछ प्रॉपर नाउन को छोड़ करके कुछ प्रॉपर नाउन के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे नदी, पहाड़, पठार, मैदान, दुनिया में जो यूनिक है उनके साथ ये सब फिक्स है, ठीक है ना। लेकिन अगर इनको छोड़ करके अगर हम प्रॉपर नाउन की ओर जाते हैं तो प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब आप आ जाइए जगह पर। देखिए शेक्सपियर तो है प्रॉपर नाउन, लेकिन इसमें इसका प्रयोग हो रहा है, इस सेंटेंस में शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है लेकिन इसका काम कर रहा है कॉमन नाउन की तरह। तो एक रूल क्या कहता है कि यदि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाए, प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह करने लगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ शेक्सपियर का मतलब शेक्सपियर नहीं है, यहाँ शेक्सपियर का मतलब एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट है, ठीक है ना। एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट का बोध यहां से हो रहा है कि कालिदास भारत के एक महान ड्रामाटिस्ट थे, यह सेंस यहाँ ये है। तो जब व्यक्ति से उसके गुणों का जब बात निकलने लगे, जैसे शेक्सपियर का मतलब शेक्सपियर नहीं, एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट, तो जब हम इसके बारे में बात करने लगे तो इसका मतलब है कि वहां पर वो कॉमन नाउन बन गया। और जब एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाए तो हम उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगता है, लेकिन जब हम उसका प्रयोग किसी के तुलना के लिए करने लगे, जैसे कि वो भारत का आइंस्टीन है, तेंदुलकर जो है वो भारत का रोनाल्डो था, तो ये सब बातें जो है प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस्तेमाल किस तरह से हो रहे हैं, कॉमन नाउन की तरह हो रहे हैं। ओके, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाए तो फिर प्रॉपर कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग होता है। यहां पर 14 का राइट आंसर बी होना चाहिए, ए शेक्सपियर के जगह पर द शेक्सपियर। 14 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। आते हैं 15 नंबर, सवाल नंबर 15 की ओर। चलिए, कह रहे क्या, मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेज इन द ग्रेट ब्रिटेन। अब आप यहां ग्रेट ब्रिटेन को किस रूप में देख रहे हैं, बड़ा जी और बड़ा बी। हम प्रॉपर नाउन की पहचान कैसे करते हैं, किसी वाक्य में कैपिटल लेटर से लिखा होता है, और अभी मैंने कहा कि प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर इसका राइट आंसर होना चाहिए सी। जो आप ग्रेट ब्रिटेन के साथ जो द का प्रयोग देख रहे हैं वो गलत है, उसे हटा दें। चलिए आते हैं नंबर 16 की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, कह रहे क्या, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। देखिए, एक आर्टिकल का एक बहुत ही फंडामेंटल नियम क्या है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, आमतौर पर हम किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब जस्टिस, न्याय, न्याय कौन सा नाउन है, अगर हम न्याय के बारे में बात करें तो न्याय कौन सा नाउन है, न्याय एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट तो है नहीं, न्याय कोई कॉन्सेप्ट है, और जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, अब ईमानदारी भाई कौन सा नाउन है, तो ईमानदारी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। ऑनेस्टी क्या है, हम कैसे लिखते हैं, बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नहीं,
हम कैसे लिखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए इस ऑनेस्टी ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और रूल अभी क्या मैं समझाया हूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द कैंसिल, इसका मतलब है कि यहां पर जो आप जस्टिस देख रहे हैं सवाल में, उसके साथ द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो 16 का राइट आंसर जो बनेगा वो बी बनेगा। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए सवाल क्या कर रहा है कि रघु केम आउट ऑफ द बाथरूम विथ ए टॉवेल इन द हैंड। देखिए बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि हम किसी पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारा हाथ पैर नाक मुंह, ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम है। हम आमतौर पर हम इनके साथ द का प्रयोग या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। आमतौर पर पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ नो आर्टिकल। लेकिन हाँ जब वाक्य में, जब सेंटेंस में जब चोट का सेंस निकले, जैसे कि किसी ने मेरे आंख पर मार दिया, मैंने किसी के आंख पर मार दिया, उसके सिर पर गोली, उसके सिर में गोली मार दिया गया, ठीक है ना। तो जब किसी सेंटेंस में चोट, प्रहार या आपके बॉडी के साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है ना, किसी कीड़े मकोड़े ने किसी के हाथ पर डंक मार दिया, तो अगर आपके बॉडी के साथ कुछ गलत हो रहा है उसी सेंस में द का प्रयोग, ऐसे जनरल सेंस में द का प्रयोग नहीं होता है। मेरे सिर पर टोपी है अगर हमको कहना है, ठीक है ना, अगर मुझे कहना है कि मैं सिर पर टोपी पहना हूं, अगर मुझे ऐसे कहना है, मैं कैसे लिखूंगा, अगर इसको लिखना है तो आई एम वियरिंग ए कैप, देखिएगा ऑन द हेड, यहां पर ये गलत होने वाला है, ऑन द हेड नहीं होना चाहिए, सुपर गलत। मैंने सिर पर टोपी पहन रखा है, ये पूरी तरह से गलत है। सही कब होता है, जब द का प्रयोग कब लगता है, जब किसी के सिर के साथ कुछ गलत हो, किसी के सिर में चोट लग गया, किसी के सिर में मार दिया गया, किसी के सिर में दर्द है, तो उस सेंस में हम द हेड लिखते हैं। लेकिन जनरल तौर पर पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए सवाल पर आते हैं। तो टॉवेल के पहले ये तो ठीक है, वहां तो ठीक है, एक टॉवेल की बात है, वो तो कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी है नहीं, लेकिन हैंड के साथ जो द लगा है वो द नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब है कि 17 का राइट आंसर हमारा जो बनेगा वो सी बनेगा, ठीक है ना। वहां से द हटा दिया जाए। हम नंबर 18 की ओर देखते हैं। नंबर 18 क्या कहता है, सवाल नंबर 18 कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया प्लेड ए फ्लूट एट द म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। देखिए बच्चों इसमें थोड़ा सा सेक्शनल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं उसको सुधार देना चाहता हूं। इसमें ए और बी है ना, सी और, मतलब इसी को ना आप सी डी आप समझ ले, ये पूरा लिंक कंप्लीट ये वाक्य है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन कर देना चाहता हूँ, इस तरह के मिस्टेक्स फिर आगे के नहीं होंगे, ठीक है ना। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, इसमें थोड़ा सा सी और डी का डिवीजन करना थोड़ा सा मिस हो गया है, लेकिन ये एक कंप्लीट सेंटेंस है कि हरि प्रसाद चौरसिया ने एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में फ्लूट बजाया, ठीक है ना, बांसुरी बजाया। अब आते हैं कि इसमें करेक्शन क्या है। ये फ्लूट जो है ना, ये फ्लूट की जगह पर द फ्लूट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक रूल कहता है आर्टिकल का कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए, जो वाद्य यंत्र होते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम इनके साथ ना द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं द फ्लूट, द पियानो, द गिटार, तो ये सभी क्या है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनसे म्यूजिक निकलते हैं। तो अब आप इनको बी ही मानिए, क्योंकि सी डी तो है नहीं, तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको हम डिवीजन कर ले तो देख ले कि ये फ्लूट किसमें आएगा, वही आपका सही आंसर होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को पूरा आप मान के चलिएगा, क्वेश्चन अधूरा नहीं है, केवल डिवीजन का केवल करना बाकी रह गया है। ओके, तो नंबर इसका होना चाहिए 18 का बी। और बी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ए बी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गलत को पकड़ना और उसको सही करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए बी सी तो चलता रहेगा, हम वो चीज को अगर हम ए में रख दे तो आंसर ए हो जाएगा, ए फ्लूट को सी में रख दे तो आंसर सी हो जाएगा। लेकिन आपको बेसिक चीज को समझना है। बेसिक चीज क्या कहता है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके साथ द लगाते हैं। अब उसको हम फ्लूट को कहीं रख देंगे, वही हमारा जवाब होना चाहिए। तो बेसिक चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए ए और बी के बजाय। चलिए नंबर 19 की ओर आते। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए कह रहे क्या, आशीष वाज लिसनिंग, क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आशीष वाज लिसनिंग टू ए रेडियो व्हेन सुनीता अराइव्ड, यानी कि आशीष जो था वह रेडियो सुन रहा था जब सुनीता आई। देखिए आपको एक बात बताया गया है पिछले इसके कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में कि
सिनेमा, थिएटर और रेडियो, हम इनके साथ द का प्रयोग करते हैं जब हम इनका प्रयोग इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। सिनेमा को देखेंगे, रेडियो को क्या करेंगे, सुनेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब रेडियो का प्रयोग जब सुनने के सेंस में आता है कि मैं रेडियो सुन रहा हूं, तो इस सेंस में रेडियो के साथ द लगना चाहिए ए के बजाय, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हम पार्ट बी में हम जा रहे हैं। 19 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। यहां पर आपको ए रेडियो नजर आता है, वहां पर द रेडियो नजर होना चाहिए, द रेडियो नजर आना चाहिए। ओके, 19 का राइट आंसर बी होगा। आते हैं नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को थोड़ा सा देखा जाए। करेक्ट, ही इज वली हैव द लंच एट 12, 12 बजे वो लंच करता है। आमतौर पर वह 12 बजे लंच करता है। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। देखिए जो भोजन के नाम है, भोजन के नाम क्या क्या है आपके भाई? ब्रेकफास्ट, इसके बाद आता है लंच, इसके बाद आता है डिनर, सपर वगैरह भी और भी होते हैं। अगर डिटेल में बात किया जाए तो लंच है, सपर है, डिनर है, मतलब बहुत सारे नाम है। हाँ, अब ग्रामर के रूल की बात कर लेते हैं। तो ग्रामर का रूल क्या कहता है कि मील के नाम के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं 8 बजे नाश्ता करता हूं, यहां पर द ब्रेकफास्ट नहीं होगा, ए ब्रेकफास्ट नहीं होगा। मैं रात में 8 बजे डिनर करता हूं, यहां पर द डिनर नहीं होगा, ए डिनर नहीं होगा। तो जब हम किसी मील का प्रयोग जब जनरल सेंस में करते हैं तो उसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते, नो आर्टिकल, एकदम स्पष्ट। लेकिन पर्टिकुलर सेंस में, जैसे कि नाश्ता बहुत स्वादिष्ट था, मैंने लेट लंच किया, तो अगर कोई पर्टिकुलर अगर तरह से अगर मील की बात किया जाए तो उसके साथ ए लगेगा, द भी नहीं। आमतौर पर मील के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होता, रेयरली तौर पर होता है। उतने जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजों को ध्यान में रखना है। मील के नाम के साथ नो आर्टिकल। यहां पर जो आप लंच देख रहे हैं, लंच के साथ जो द लगा हुआ है वो सरासर गलत है। यानी कि हमारा जो 20 का राइट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए आते हैं नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? द किंग जुआन कार्लोस ऑफ स्पेन, ठीक है ना, अराइव्ड इन लंदन टुडे। चलिए ये भी थोड़ा सा सवाल में पिछले सवाल की तरह त्रुटि रह गया है बच्चों, इसको भी, इसके लिए भी सॉरी। इसमें भी सी और डी थोड़ा सा मिस हो गया है आप, लेकिन ये एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है। चलिए इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें बेसिक गलत क्या है। आप इसको सीडी, मतलब आप इसको कहीं से सीडी कर लीजिए अपनी सुविधा के लिए। ये थोड़ा सा वाक्य जो है ना इनकम्प्लीट लाइन है, हम इसको पूरा इस तरह से हम इसको कर देते हैं आपके सुविधा के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हम कह सकते हैं द किंग जुआन कार्लोस, ठीक है ना, ऑफ स्पेन, इसको पार्ट आप ए मान लीजिए। चलिए अराइव्ड, इसको पार्ट बी मान लीजिए, इन लंदन। चलिए टुडे इसको रख लेते हैं, और इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, फॉर 3 डे विजिट। सॉरी, इसको है ना बी कर लेते हैं, थोड़ा सा बी तो बड़ा हो जाए, फॉर 3 डे विजिट। अब आप इसको ना कंप्लीट आप एरर समझें। ये हमारा सी हो गया, और हमारा जो नो एरर है ये हमारा डी कर लेते हैं इसको। चलिए अब हमारा ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश किया जाए। देखिए हमें बेसिक चीज को समझना है, ठीक है ना, बेसिक हमें एरर पकड़ना है। फिर भी मैं कहूंगा कि इसमें जो त्रुटि हो गई है उसके लिए सॉरी, और उसको आगे ध्यान में रखा जाएगा। किसी तरीके से टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, और टेक्निकल फॉल्ट तो आप समझते होते रहते हैं, लेकिन इसको रेक्टिफाई बाद में कर दिया जाएगा। आते हैं सवाल पर। द किंग जॉन कार्लोस ऑफ स्पेन, देखिए आपको बताया गया है कि किसी पद के नाम के साथ, हम किसी पद के नाम के साथ द लगाते हैं। ये आर्टिकल के वीडियोस में जाइएगा तो आपको मिलेगा कि किसी पद के नाम के साथ द लगाते हैं, ठीक है ना। नेम ऑफ पोस्ट के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। रूल क्या कहता है कि जो नेम ऑफ द पोस्ट होते हैं हम इनके साथ द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये पोस्ट का नाम है ना, हम इसके साथ द लगा सकते हैं, ये ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज ओके, ठीक है ना। लेकिन आपको उसी वीडियोस में बताया गया है कि नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट के साथ नेम ऑफ द पर्सन अगर आ जाता है, अगर नेम ऑफ द पोस्ट के साथ नेम ऑफ द पर्सन चला आए तो इसके साथ द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, द का प्रयोग कैंसिल। अब आते हैं सवाल की तरफ। किंग क्या है, पद का नाम है, लेकिन उसमें जो नाम आगे ऐड किया गया है वो पद के नाम के साथ व्यक्ति का नाम ऐड कर दिया गया है। क्या द होना चाहिए, नेम ऑफ द पोस्ट,
प्लस नेम ऑफ द पर्सन, द का प्रयोग कैंसिल, द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी कि इसमें द किंग जॉन जुआन कार्लोस लिखा है, केवल क्या होना चाहिए, किंग जुआन कार्लोस। इसका मतलब है कि हमारा जो 21 का राइट आंसर होगा वो पार्ट ए होगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, कह रहा है क्या, रजनी इज प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई एज सुन एज शी रिटायर्स इन अगस्त, ठीक है ना, द नेक्स्ट ईयर। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब नेक्स्ट और लास्ट दो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट और लास्ट के साथ जब कोई टाइम दे दिया जाए, टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है ना, जब नेक्स्ट और लास्ट के साथ जब टाइम एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो इसके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट और लास्ट के साथ जब टाइम एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो द का प्रयोग नहीं होता है। अगर टाइम हो तो कोई नाम हो तो नहीं चलेगा द, जैसे कि हम लिख सकते हैं द, देखिए द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये ठीक है, ये तो कोई व्यक्ति है ना, ये तो टाइम एक्सप्रेशन है नहीं, तो ये ठीक है। लेकिन हम कैसे लिखेंगे, द नेक्स्ट संडे, ये गलत होगा। अब संडे क्या है ना, एक टाइम है, एक टाइम को दिखला रहा है, तो नेक्स्ट और लास्ट के साथ जब टाइम एक्सप्रेशन आ जाए द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये ठीक है, लेकिन द नेक्स्ट संडे में द नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो हमारा पार्ट सी दिखाई दे रहा है उसमें जो द है वो नहीं होना चाहिए। 22 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए आते 23, नंबर 23। 23 सवाल की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। कर है क्या, डू यू थिंक यू कुड लेंड मी गुड पेयर ऑफ ग्लोव्स, ठीक है ना, टू वियर। देखिए यहाँ पर पेयर के साथ ए लगता है, पेयर, पीस, पैकेट, ये सब के साथ ए का प्रयोग होता है। एक गुड पेयर होना चाहिए गुड पेयर के जगह पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 23 ये हमारा जो सवाल है इसका जो राइट जवाब क्या होना चाहिए, पेयर के साथ ए का प्रयोग होना चाहिए। हम पार्ट बी में सुधार रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 24 की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ऐसा पोर्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, क्या देख रहे हैं सवाल, ऐसा द पोर्शन ऑफ, ऐसा पोर्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट ऑन बोर्ड्स, ठीक है। चलिए पोर्शन, पीस, पैकेट, ये सब के साथ अभी मैं बताया हूं ए का प्रयोग होता है। तो जो पोर्शन है ना उसके साथ ए का प्रयोग होना चाहिए। इसका मतलब है कि 24 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। 24 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आते हैं 25, नंबर 25 की ओर। चलिए करेंगे, इट इज ए क्वार्टर टू 10 बाई माई वॉच। क्वार्टर, हाफ, ये सब के साथ एन नहीं लगता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 25 का राइट आंसर हमारा क्वार्टर के पहले ये नहीं होना चाहिए। ये सब सारे बातें देखिए, जिस बातों को मैं इग्नोर कर रहा हूं वो सारी की सारी बातें वीडियोस में अवेलेबल है, ठीक है ना। अब उसी चीज को दोबारा दोहराना कोई मैं जरूरी नहीं समझता हूं। तो ये सब चीजें जो क्वार्टर है, पोर्शन है, पार्ट है, पीस है, ये सारी बातें वीडियोस में, जो कॉन्सेप्ट की वीडियोस है उसमें अवेलेबल है। आप उनको देखिएगा तो आपको सारे के सारे चीज डिटेल में प्राप्त हो जाएंगे। इसका मतलब है कि क्वार्टर के साथ ए का प्रयोग नहीं होना चाहिए। 25 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए, कर क्या, ए इंटरेस्टिंग बुक। अब देखिए, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भॉवेल उच्चारण होते हैं, जो भॉवेल साउंड होते हैं, आप ऐसे समझिए, पहले थोड़ा चीजों को क्लियर कर लिया जाए। जो भॉवेल साउंड होते हैं, भॉवेल साउंड के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, यदि किसी वर्ड का उच्चारण यदि भॉवेल साउंड की तरह हो, मतलब उसको हिंदी में कहे तो स्वर, तो इसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड की अगर हम बात करते हैं, यदि किसी वर्ड का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड की तरह हो, मतलब व्यंजन, स्वर और व्यंजन हिंदी में अ आ क्या है, स्वर है, और क ख ग क्या है, व्यंजन है। ओके, तो इसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। अब कर रहा है क्या, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग वैसे भी भॉवेल, ये आई फॉर भॉवेल को सूट कर रहा है ना, ये भॉवेल दिखला रहा है, इसके साथ एन होना चाहिए। 26 का राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए आते 27 की ओर, देखते 27 सवाल क्या है। 27 सवाल क्या कर रहा है, थोड़ा देखा जाए। उसी तरह से ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट में हम कैसे पढ़ेंगे, ऑनेस्ट ऐसे लिखेंगे, तो भले ये कहने के लिए कॉन्सोनेंट है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण हम कैसे कर रहे हैं, स्वर की तरह कर रहे हैं। अब ये भॉवेल साउंड हो गया, भॉवेल साउंड स्वर की तरह कहा जाएगा, ठीक है। एन ऑनेस्ट होना चाहिए,
27 का राइट आंसर ए होगा। आते हैं आगे 28 की ओर। सवाल नंबर 28 देखा जाए। दो जॉर्ज इज ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल मैन कैसे लिखूंगा इसको? ऑनरेबल मैन, हिंदी में अगर लिखूंगा तो ऑनरेबल मैन ऐसे लिखूंगा। अब ये तो भले एच जो है ना वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण हम किस तरह से कर रहे हैं? भावेल की तरह कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब है कि यहां पर एंड ऑनरेबल होना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब है कि हमारा 28 का राइट आंसर हमारा ए होगा। ए के जगह पर क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। चलिए 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए। करे कि आई सैट डाउन अपोजिट हिम, मैं उसके ठीक सामने बैठ गया। एंड प्रोड्यूस द पैकेट ऑफ सिगरेट्स, और सिगरेट का एक डब्बा निकाला। देखिए अभी थोड़ा देर पहले मैं बात किया हूं, पैकेट, पीस, बोतल ये सब के साथ हम ए का प्रयोग करते, द का नहीं। तो जहां पर आपको पैकेट, द पैकेट लिखा है वहां पर ए पैकेट होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर सी होना चाहिए। 29 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। बहुत अभी सूक्ष्म में छोटा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 30, इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए। चलिए कह रहे कि आई फिनिश रीडिंग द रिपोर्ट इन एन आवर्स टाइम। देखिए वही वही वाली बात, भवेल वाली बात और कॉन्सोनेंट वाली बात है। आवर अ से, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होना चाहिए? एन आवर होना चाहिए, नहीं। इसका मतलब है कि 30 का राइट आंसर हमारा बी होगा। बहुत इजी, देखिए बच्चों ये बहुत इजी सवाल, बहुत इजी नेचर के सवाल है। ये अगर स्कूली लेवल पर बात किया जाए तो 10 से ये ऊपर लेवल के सवाल नहीं है, अप टू 10 तक के हम लेवल मान सकते हैं। और ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं ये सीजीएल टाइप के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो कि सीजीएल जो है एसएससी का एक बहुत ही रिप्यूटेड एग्जाम होता है। बड़े बड़े लोग, तैयारी करने वाले लोग इसको परस्यू करने की कोशिश करते हैं, इनको कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक तरह से हवा, देखिए होता क्या है ना कि कॉमन एरर नाम का एक हवा बना दिया जाता है। अरे कॉमन एरर लगता है कि कॉमन एरर को बहुत बड़ा चीज हो गया। बहुत ही छोटा चीज है, बल्कि आपका आई जो ना आई शार्प होना चाहिए। हमें गलत हमारे सामने रहते हैं, हम गलत नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस का भाव होता है। और ज्यों ही आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, आप हमसे भी तेज, जितना मैं तेजी से पकड़ रहा हूं इससे भी तेज आप कॉमन एरर पकड़ लेंगे। बस केवल शब्दों पर देना ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नियम रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से गुजरना। चलिए इस सवाल को देखा जाए। कर रहा है क्या? इसमें मैं बात कर लिया हूं 30 नंबर में, 30 का राइट आंसर बी होगा। आवर्स के में जो ए है वहां पर एन होना चाहिए, तो 30 का राइट आंसर बी होगा। आते हैं सवाल नंबर 31। करेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन आर यू? ए तुम कैसा आदमी हो, किस तरह के आदमी हो? एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको बताया गया है। अगर आप वीडियोस देखेंगे आर्टिकल पर आधारित तो आपको मिल जाएगा कि काइंड, टाइप और शॉर्ट, ये तीन जो वर्ड हैं, अगर इसके बाद अगर ऑफ हो और इसके बाद कोई नाउन आ जाए जो सिंगुलर हो तो इसके साथ एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। काइंड, टाइप, शॉर्ट, इसके बाद ऑफ हो, नाउन सिंगुलर हो तो एन का, सिंगुलर नाउन के साथ एन जरूर लगना चाहिए। कब नहीं लगता है मैं अब इसके बारे में बात कर रहा हूं। कोई भी सिंगुलर नाउन बिना एन का, बिना आर्टिकल का तो आता ही नहीं है। अगर मैं कहूं, अगर सपोज कर लूं, मैं ऐसे कहूं कि डॉल्फिन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, अगर मैं ऐसे कहूं कि डॉल्फिन जो है एक मतलब बुद्धिमान प्राणी है, बुद्धिमान जानवर है डॉल्फिन, ये पूरी तरह से 100 और 110% ये गलत है। कोई सिंगुलर नाउन, डॉल्फिन या सिंगुलर है, पहले आप ऐसा समझे, डॉल्फिन सिंगुलर है, मैंने एक सिंगुलर डॉल्फिन का प्रयोग किया है। कोई भी सिंगुलर नाउन बगैर आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है। या तो यहाँ ए रखिए या तो यहाँ द रखिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर रखिए। सिंगुलर नाउन विदाउट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हम यहाँ द भी रख सकते हैं और ए भी रख सकते हैं। इन दोनों के बारे में वीडियोस में चर्चा हो चुकी है। आते हैं जगह पर। अब करेंगे काइंड, टाइप, शॉर्ट, इसके बाद ऑफ रहेगा, नाउन सिंगुलर रहेगा। अभी क्या कहूं कि सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल होना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं होगा क्योंकि ये तीन शब्द अपने बाद ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब करेंगे काइंड ऑफ ए मैन, मैन तो सिंगुलर है, वहां ए होना चाहिए था, लेकिन काइंड ऑफ के बाद आने के कारण मैन के साथ ए का प्रयोग नहीं होगा। तो 31 का राइट आंसर हम कहां पहुंच रहे हैं? मैन के पहले जो ए लगा हुआ है आप उसे हटा दें। 31 का राइट आंसर बी होगा।
चलिए आते हैं 32, क्वेश्चन नंबर 32 करे क्या, सी शुड कीप सच पीपल एट आर्म्स लेंथ होना चाहिए, एंड आर्म्स लेंथ नहीं, आर्म्स लेंथ होना चाहिए। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में बात एकदम सही रहता है। यहां पर इसका राइट आंसर 32 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं 33, क्वेश्चन नंबर 33 करके, सी वाज इन द टेम्पर, इन द टेम्पर नहीं होता, इन ए टेम्पर होता है। देखिए ये फिक्स एक्सप्रेशंस है, इन द टेम्पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इन द टेम्पर के जगह पर जो द है ना, आप उसको ए में कन्वर्ट कर, इन ए टेम्पर होता है। कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो हम कहते हैं सी इज इन ए टेम्पर, ठीक है ना। इन द टेम्पर नहीं, इन ए टेम्पर होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो आप वहां पर ए पार्ट में जो द टेम्पर देख रहे हैं उसके जगह पर ए टेम्पर होना चाहिए। तो 33 का राइट आंसर हमारा जो होगा, टेम्पर के पहले आप द के जगह पर ए लिखे, 33 का राइट आंसर होगा वो ए होगा। चलिए 34 क्वेश्चन की ओर आते हैं। 34 क्वेश्चन देखा जाए, द मोबाइल फोन हैज बिकम ए नेसेसिटी रादर देन लग्जरी। नेसेसिटी के बजाय आज ये विलासिता का चीज हो गया है, सॉरी विलासिता के बजाय नेसेसिटी हो गया है, उल्टा हो गया था, है ना। आज ये विलासिता का चीज नहीं, आज ये आवश्यक का ये सामान हो गया है। देखिए रैदर देन क्या करता है, दो बराबर चीजों को जोड़ता है, ठीक है ना। अब रैदर देन के पहले ए नेसेसिटी है तो रैदर देन के बाद ए लग्जरी होना चाहिए, ठीक है। 34 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 को देखा जाए, 35 सवाल क्या कर रहा है, आई वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एमआर, ठीक है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। अब एमआर क्या है, सिंगुलर नाउन है, रिप्रेजेंटेटिव एस नहीं लगा है, सिंगुलर है, एस लगता तभी प्लुरल होता ना, एस नहीं लगा है। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, और अभी मैं जस्ट बताया हूं कि सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए, वहां पर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप देख रहे हैं उसके साथ ए का प्रयोग जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। हम ऐसे लिखेंगे ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर 35 का राइट आंसर बी होना चाहिए। जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप देख रहे हैं वहां पर ए होना जरूरी है। तो बच्चों आज का हमारा ये जो आर्टिकल का से संबंधित जो कॉमन एरर्स थे ये कंप्लीट हो गया। कॉमन एरर्स एक बार मैं पुनः कहूंगा कि इन कॉमन एरर्स को बनाने के लिए सबसे पहले आप इनके रूल रेगुलेशन वाले पहले वीडियोस देख ले। इसके बाद डायरेक्ट वीडियो के एनालिसिस देखने के बजाय वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको प्राप्त होगा लिंक, आप लिंक पर जाएं। ये सारे 35 सवाल जो हैं आपको लिंक पर उपलब्ध हैं, आप पहले उनको एक बार बना लीजिए। इसके बाद ही आप 1 बाय 1 करके आप अपने आंसर को मैच कीजिए। दूसरी बात है कि इसमें जो थोड़ी खामियां रह गई हैं इस वीडियो को अरेंज करने में, तो टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसके कारण कुछ क्वेश्चन को में कुछ आपको फॉल्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन उन फॉल्ट को सुधार दिया गया है और आगे ऐसा ना हो इसके लिए प्रयास किया जाएगा। तो आज की बात बस इतना ही। आप इस चैनल से जुड़े रहें। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लोगों तक इसे फैलाएं ताकि लोग आपके भांति बेनिफिट पा सके। थैंक यू वेरी मच।